हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम के साथ। कल 15, 16 एंड 17 ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 15 तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि आंसर ये आ रहा है। 16 आप सबने कर लिया है। 17 में एक दो बच्चों की प्रॉब्लम है, तो पहले 17 क्वेश्चन करते हैं। और आज हमें कंसेप्ट नंबर 2 लिखकर फिनिश करना है, 3 लिखकर फिनिश करना है। और कंसेप्ट 2 और 3 वाले दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी होंगे। ठीक है जी। बाबू सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय कर रहे हैं सिर्फ 1 मिनट। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है, 8 लाख और 6 लाख कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट तय हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फर्म देगी। ठीक है जी। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 व्हिच हैज नॉट बीन विथड्रॉन। कहता है वाई को आपने 60,000 रुपए सालाना सैलरी देनी है। अभी वो सैलरी उसने बिजनेस से नहीं निकाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निकाली कि नहीं निकाली, सैलरी देनी है जी, बात ठीक है। आगे बढ़ाओ जी। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 24 बिफोर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी वाज 2,40,000। बड़े काम की बात और समझदार को इशारा भी काफी। कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये प्रॉफिट वो है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करा, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। लेकिन वाई की सैलरी चार्ज कर दी, मतलब माइनस कर दी। मैंने कहा था कि वाई की सैलरी माइनस करके मेरे को प्रॉफिट देना, क्यों दे दिया आपने वाई की सैलरी माइनस करके प्रॉफिट? परेशान करने के लिए ना, मुझे कुछ नहीं होता। बाबू अगर वाई की सैलरी माइनस करके आपने प्रॉफिट दिया है, मैंने वाई की सैलरी अभी पड़ी थी 60,000 रुपए, प्लस कर दो, ये 3 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया बिना किसी चीज को चार्ज किए हुए। अब इस प्रॉफिट में कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। 2,40,000 में तो भाई की सैलरी चार्ज हुई भी थी ना, माइनस हुई भी थी ना, मैंने ऐड कर दी। क्यों माइनस करके दिया आपने भाई की सैलरी? किसने कहा आपको भाई की सैलरी माइनस करके प्रॉफिट? मैंने कल यही तो लिखा था ना, कंसेप्ट नंबर 1 फोर्थ पॉइंट। अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी चार्ज है, चार्ज का मतलब नहीं डिडक्टेड से है, अगर आपने कोई चीज पहले ही चार्ज कर रखी है, पहले उसको ऐड बैक कर लो। भाई की सैलरी चार्ज कर रखी है, मैंने भाई की सैलरी ऐड कर दी, खत्म कहानी, इतनी सी बात। ठीक है जी। आगे बढ़ाओ बात को। कहता है अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। कंसेप्ट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3, इफ एनी आइटम ऑफ P&L अकाउंट इज गिवन देन फर्स्टली प्रिपेयर द P&L अकाउंट देन P&L एप्रोप्रिएशन। भैया 3 लाख का नेट प्रॉफिट जरूर आ गया, ये देखो आ गया 3 लाख का, नहीं आ गया? आ गया 3 लाख। लेकिन मैनेजर की कमीशन कह दिया उसने कि मैनेजर की कमीशन दे देना 5%। P&L अकाउंट की आइटम दे दी ना, तो पहले क्या बताओगे? P&L अकाउंट, फिर P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में सोचना। अब अच्छा, अगर देखा जाए, मैंने अभी जरूर तुम्हें समझाया, पर ये तो पता लगा कि सब कुछ कंसेप्ट में से था। मैंने रेफरेंस भी पहले ही कंसेप्ट की, थर्ड और फोर्थ की था, तो कंसेप्ट में से, तो कंसेप्ट की पावर वो समझो। ठीक है जी, कर दो सॉल्व फटाफट से। लो सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बाबू मेरा 3 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, जिसमें कुछ भी चार्ज नहीं हुआ हुआ। सबसे पहले मुझे P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। मैंने नेट प्रॉफिट को लिख दिया, डोंट टेल मी डेबिट साइड लिखना है। दुनिया के सारे प्रॉफिट, इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होते हैं। मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया कि मेरे पास प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, मैनेजर की कमीशन कितनी है? 5% नेट प्रॉफिट का। ये रहा नेट प्रॉफिट, 5% कमीशन निकालोगे तो 15,000 रुपए आएगी। क्या लिखोगे? टू मैनेजर्स कमीशन। बाबू अब करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर? सबको पता है, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो और बैलेंस निकाल लो। ठीक है जी। क्या करो इस नेट प्रॉफिट का? ड्रॉट डाउन कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बचा दूं बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत आपको पता ही है ना बेटा, या तो नेट प्रॉफिट से होती है नेट लॉस से होती है। ये रहा नेट प्रॉफिट, कर दो शुरुआत बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 285। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब दो चीजें इस क्वेश्चन में थी मेरे पास, एक तो वाई की सैलरी 60,000 रुपए और एक बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8 लाख और 6 लाख की कैपिटल है, 5-5% इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट बाबू सबसे पहले इंटरेस्ट ही दे रहा हूं मैं दोनों पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को भी देना है वाई को भी। 8 लाख का 6%, 6 था 5 था शायद, तो वो 8 लाख का 5% और 6 लाख का भी 5%। लो जी, दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू वाई की सैलरी भी देनी है, तो वाई की सैलरी 60,000 एनुअल सैलरी गिवन थी बस, और कुछ भी गिवन नहीं है। क्या करो बेटा, बैलेंसिंग हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। इस हाईएस्ट टोटल में से माइनस करो, बैलेंस आ गया, समझदार हो तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, बोल दिया। अब आपको पता है कि प्रॉफिट है, बैलेंस। ठीक है जी, मैं तो एक्सैक्ट नाम बोल रहा हूं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, पार्टनर्स के कैपिटल में, एक्स और वाई। बाबू इस 1,55,000 को मुझे पीएसआर में बांटना है। क्वेश्चन में पीएसआर गिवन थी 3:2। कल एक बार बच्चे मुझसे पूछे थे, मैं एक बार और बता देता हूं इसको मैं कैसे बांटता हूं। बेटा टोटल प्रॉफिट है 1,55,000, पीएसआर गिवन है 3:2 बेटा, यानी कि एक्स का हिस्सा कितना है 3 आउट ऑफ टोटल, और वाई का हिस्सा कितना है इस प्रॉफिट में 2 आउट ऑफ टोटल। ऐसे ही तो बांटते थे बचपन में रेशोस। ठीक है जी, तो मैंने 1,55,000 को बांट दिया 3:2 में, यानी कि 93,000 और 62,000, ये ऐसे आते होगा। हैव डन? आगे बढ़ाएं बात को। अब लिखो कंसेप्ट नंबर 2 फटाफट से। इतना लिखो फिर मैं समझाता हूँ, फिर अब एक बात लिखो, अरे कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ तो आप लोग होता है सब सामने देखना और आराम से समझना। एक बात बताओ, आप में से कौन फर्स्ट डे नहीं आया था? फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रहा था। चलो मेरी तरफ देख बाबू, मैंने जब वेरी फर्स्ट डे पार्टनरशिप डीड की चर्चा शुरू करी थी तो मैंने आपको कहा था, मैं अभी वही बात बता रहा हूँ जो मैंने 11th में बताई थी। ठीक है जी, अब मैं थोड़े से उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, बड़े हो चुके हो तो चेंजेस भी जरूर होंगे उस बात में। ठीक है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चलता है बेटा, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो। ठीक है ना, तो अब वही है, जैसे बचपन में बेटा जब डिवाइड के सम करते थे तब भी मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि डिवाइड के सम करते थे, जब शुरुआत करी थी डिवाइड के सम की तो आपको सिखाया जाता था कि 8 को डिवाइड करना है 5 से, आपको सिखाया जाता है, डिवाइड होता ही नहीं जी, होता ही नहीं। और बाबू 2 साल आगे बढ़ते थे तो कहते डिवाइड हो जाता है, क्यों नहीं होता, 1.60 आंसर आता है। तो वही हलाता है बेटा। ठीक है जी,
मैंने अभी जो परसों तरसों रिवीजन कराया था आपको बेटा, वो सब 11th की बात की थी, मैं 12th की चर्चा करने जा रहा हूं, आराम से सुन। बेटा पार्टनरशिप डीड की मैंने डेफिनेशन लिखी, जब मैं 11th क्लास में डेफिनेशन लिखता था तो मैं यहां लिखता था रिटर्न एग्रीमेंट, ऐसा ही लिखता था, याद कर लो चाहे बिजनेस स्टडीज में। अब सुन लो आराम से, मैंने एग्रीमेंट ही लिखा है, सुनना। मैंने क्या लिखा? इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? बाबू पार्टनर्स के बीच हुआ एक एग्रीमेंट जिसमें सभी शर्तें हैं पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप डीड है। 11th क्लास तक हम बोलते थे रिटर्न एग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप एक्ट हमें अलाउ करता है कि ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मैं आपको बुक्स में भी पढ़वा दूंगा, आपकी खुद की बुक में पढ़वा दूंगा, शायद पहले पेज पे ही मिल जाएगा लिखा। यानी कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। और आपको मैं बता देता हूं ज्यादातर केस में क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगी होती ना, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगे होते, वहां बेटा हम वर्बली ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक बात बताना बड़ा सोच समझ के, प्लीज मेरी तरफ देखना। आपको पता है अगर पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट लिखने लगे तो बेटा स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। ज्यादातर लोग इंडिया में लिख भी नहीं सकते उस एग्रीमेंट को, तो किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी, 5-7 हजार रुपए खर्च भी हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, मान लो कल को आकाश और मैं डिसाइड करते हैं कि यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 10-10 हजार रुपए हमारे पास है, चल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मिलके, ठीक है? इस जगह ठीक है, 10 हजार मैं डाल रहा हूँ, 10 हजार आप डालो, 50-50% के हम पार्टनर हो गए। मैंने कहा जी डन करो इस बात को, डन कर दिया इस बात को। तो क्या हम पार्टनरशिप डीड बनवाने जाएंगे? हमें लगेगा यार 20 हजार तो डाल रहे हैं, 7 हजार रुपए की पार्टनरशिप डीड बनवा लेंगे, बचेगा क्या? या 5 हजार की पार्टनरशिप डीड बनवा लेंगे, बचेगा क्या? 15 हजार बचेगा। यार डीड नहीं बनवाते, ऐसे ही चला लेते हैं धंधा, समझते हो? वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना हमारा। तो बाबू पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है विच मे बी ओरल और विच मे बी रिटर्न, बट मैंने सेकंड पॉइंट में बड़ी काम की बात लिखी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट करना है, बट इट इज डिजायरेबल। पर अच्छा माना जाता है रिटर्न एग्रीमेंट करना, क्यों? क्योंकि बेटा लिटिगेशन से बचे रहोगे अगर रिटर्न होगा तो। ओरल होगा तो आपको पता है ना लड़ाई झगड़े के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। कोर्ट में साबित कर पाओगे कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन ओरली तय हुई थी? कोर्ट मानेगी नहीं। ओरल चीज का भाई कोर्ट दो ही चीजों पे चलती है, सबूत और गवाह। सबूत है क्या आपके पास? नहीं है। आप बता दो कि ओरली हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी, कोई भी नहीं मानने का, कोर्ट मानने की नहीं इस बात को। इसलिए बोला गया ठीक है रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है करना, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट हो तो बहुत अच्छा है, लिटिगेशन से बच जाओगे बेटा। जो मैंने बातें बोली समझ आई? अच्छा चलो एक बात करते हैं, मान लो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और लड़ाई झगड़े हो गए हम दोनों के बीच, मतलब हम दोनों क्या, कोई दो पार्टनर समझ लो ए और बी, उनके बीच हो गए लड़ाई झगड़े। पार्टनरशिप शुरू करी थी, ओरल एग्रीमेंट किया था, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जब जैसे ही बहुत सारा पैसा आने लगा, लड़ाई उससे पहले तो होती नहीं, लड़ाई कब होती है आपको ही पता, दुनिया में बहुत पैसा कमा लिया पार्टनरशिप ने मिलकर, करोड़ों रुपए में पैसा आने शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। लड़ाई झगड़ी होते होते ही एक समय के बाद है जब ठीक ठाक पैसा आ जाए, अब क्या करोगे? कोर्ट जाओगे? कोर्ट क्या करेगी डिसाइड? कोर्ट क्या करेगी डिसाइड? वो एक एज पर लॉ डिसाइड करेगी कोर्ट, जितनी भी चीजें, वो लॉ क्या है अब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अगले पॉइंट लिखने शुरू करो, तब मैं बताता हूं कोर्ट क्या डिसाइड करेगी और कैसे डिसाइड करेगी।
एक सेकेंड, एक सेकेंड। इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। शुरू के 2 पॉइंट समझ में आए? इधर देखो, पार्टनरशिप डीड मे बी ऑरल, मे बी रिटर्न। बाबू, लेकिन डिजायरेबल क्या माना जाता है, रिटर्न करा हुआ एग्रीमेंट या ओरल? रिटर्न। क्यों? देखो, लिटिगेशन से बचना है तो रिटर्न इज बेस्ट। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ओरल में लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट जाना ही पड़ेगा। चलो अब मेरी बात सुन। मान लो बेटा, आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, ओरल किया और लड़ाई झगड़ा हो गए, आप कहां जाओगे? कोर्ट। कोर्ट क्या कहेगी कि ऐसे केसेस में मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ही प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। और 90 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन क्या कहते हैं, ये 6 बातों से रिलेट करते हैं। मैंने 6 की 6 बात लिख दी। पहले मैं बात समझा दो, फिर मुझे एक और बात करनी। बाबू, मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, ऑरल एग्रीमेंट था, लड़ाई झगड़ा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी। ए ने कहा जी मैंने 10 लाख लगाई है कैपिटल, तूने 6 लाख, दोनों हम तो 10-10% इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं? कोर्ट क्या कहेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन चलेंगे और एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। बट अबाउट सैलरी कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी। या तो एग्रीमेंट करते उसमें लिखते, अगर ओरल किया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ऐसे ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म चार्ज नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म भी को भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगी। ना तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1 रुपया भी देगी, ना सैलरी कमीशन का देगी, ना ही वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 1 रुपया भी चार्ज कर सकती है। तीनों के लिए मना करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चौथी बात, प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा? बाबू, ओरली चाहे आपने डिसाइड किया था जी 3:1 हो गई, और जब लड़ाई झगड़े हुए और आपको कोर्ट जाना पड़ गया, कोर्ट का तो सिंपल सा फंडा है, इक्वली ही बटेगा, क्योंकि कानून ने कहा जी इक्वली बटेगा। याद है आपको, आज से बेटा परसों, मतलब आज से 2 दिन पहले परसों और कल भी एक क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, जब विनोद की कैपिटल दी हुई थी, यहाँ कोई पीएसआर नहीं दी हुई थी, मैंने क्या कहा था कि ये इक्वली बांट देना। मैंने कहा था एक लॉ कहता है, मैंने कहा आएगा मैं बता दूंगा कौन सा लॉ कहता है, यही लॉ कहता है। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में पीएसआर मिसिंग होगी, क्या होगा बेटा, हमेशा इक्वली बटेगा। मैंने नहीं कहा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? 4 बातें। मेरी तरफ देखो फटाफट से। सैलरी कमीशन नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना। व्हाट अबाउट प्रॉफिट लॉसेस? शेयर्ड इक्वली, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर होंगे सब में इक्वली बटेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। 5वीं बात। अब 5वीं और 6ठी बात बहुत काम के, बहुत ज्यादा काम की, परेशान इसमें किया जाता है आपको, सुन लो। इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। क्या मुद्दा है समझ बेटा, एक फर्म का पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, इसने इससे लोन ले लिया, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, ठीक है, और ऑरल कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, और लड़ाई झगड़े हो गए बाकी। तो लॉ कहता है कि पार्टनरशिप फर्म को 6% सालाना ब्याज देना ही पड़ेगा। ये मान लो कि अगर आप किसी आउटसाइडर से लोन लेते तब भी तो उसको ब्याज देते। इस केस में इसको पार्टनर समझने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसने लोन दिया उसको बिल्कुल थर्ड पार्टी समझो और उसको 6% सालाना ब्याज हर हाल में दो। ये लॉ ने डिसाइड कर। अगर पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें लिखा 10% ब्याज देनी है, 12% देनी है, 15% देनी है, जो लिखा हुआ तो वो दो। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट था, बाद में लड़ाई झगड़े हो गए, लिटिगेशन में चले गए, सर कोर्ट क्या डिसाइड करेगी
कि 6% ब्याज देना पड़ेगा, और ये 6% किसके हिसाब से है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। समझ में आई बात? अच्छा, यही चीज उल्टी हो जाए तो, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया, ओरली कॉन्ट्रैक्ट था कि 10% ब्याज लेंगे, पर उसने 1 रुपया नहीं दिया, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि पार्टनरशिप फर्म ब्याज के तौर पर 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकती। है तो बड़ा नाइंसाफी कि पार्टनरशिप फर्म को देने तो पड़ जाते हैं 6% सालाना ब्याज के साथ, लेकिन मिलता 1 रुपया भी। मिलना भी 6% चाहिए था यार, पर मिलता नहीं है भैया, लॉ ने यही डिसाइड किया हुआ है। समझ में आई एक बात? पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो पार्टनरशिप फर्म को 6% पर एनम पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप पार्टनर को लोन देगी तो पार्टनर से सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं कर सकते। 6 बातें देखो जी सामने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मैं एक बात और बोल देता हूं, काम की बात। मैंने क्या बोला? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो ये सब प्रोविजन लगते हैं। अब मेरी बात सुनो, रिटर्न एग्रीमेंट है लेकिन कोई चीज रह गई लिखना, इसको हम बोलते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट साइलेंट रह गया रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोविजन। देखो मैंने दोनों बातें लिखी हुई है, या तो रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता या साइलेंट है। कहने का मतलब क्या? एक बंदे से हमने रिटर्न एग्रीमेंट लिखवाया, प्रोफेशनल था, उसने लिख सब कुछ दिया, पीएसआर लिखनी भूल गया, पीएसआर ही नहीं लिखी हुई, गलती से वही नोटेरी हो गया, वही पार्टनर के साइन हो गया, सब कुछ, और वो चलता जा रहा है। जब साल एंड हुआ तो एक पार्टनर ने देखा कहीं पर भी पीएसआर ही नहीं लिखी हुई, और ऐसे केस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तब भी यही प्रोविजन। उस केस में कोर्ट क्या करेगी? सीधा पीएसआर वाला मुद्दा पढ़ लेगी, इक्वली बांट लो। समझ में आई बात? या कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बात लिखनी पड़ेगी, तो आपकी सब लिखा हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे केस में पार्टनरशिप हम देखी? नहीं देखी। तो या तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती या साइलेंट रह गई है किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग। हमेशा ये 6 चीजें अप्लाई होती। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके? करें क्वेश्चन इस पर बेस्ड? अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको लगेगा अपना ही कंसेप्ट पढ़वा दिया आपने, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पढ़ना करा क्वेश्चन नंबर 1। In the absence of partnership deed, state the provision of Partnership Act 1932 relating to। कह रहा पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, बता दो क्या प्रोविजन लगने चाहिए। सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, कुछ पे करना पड़ेगा हमें, कितना? 6% पर एनम, पर एनम जरूर बोलना है बेटा। हाँ जी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, इक्वली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नॉट चार्ज। देखो पार्टनरशिप फर्म कुछ देती है, अलाउड बोलते हैं, ठीक है? किसी से कुछ लेगी तो बोलते हैं चार्ज, ठीक है? इसलिए मैं वही वर्ड बोल रहा हूं, जब देने वाली जगह है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, जब लेने वाली जगह है नॉट चार्ज, नॉट चार्ज, ठीक है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया इस बार पार्टनर, वो चार्ज कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं, नॉट चार्ज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, बस स्टेटमेंट लिख दी, 1 सेकंड में कर लोगे आप, ठीक है? अभी नहीं कर रहे लेकिन 1 सेकंड में कर सकते हो आप। वही 4 बातें, महेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा भैया, जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? थर्ड कंसेप्ट लिखो फटाफट से, कंसेप्ट नंबर 3।
लिखते रहो बेटा, लिखते रहो। आराम से नोट डाउन। बेटा एनालिसिस काम का है, अब एनालिसिस सुन। कुछ कह रहे हो? वो कहता है इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट देन ही मस्ट सरेंडर द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। बहुत काम की बात। तो कई बार ऐसा ही होता है, लोग कर लेते हैं ऐसा। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना बेटा। तीन पार्टनर थे, एबीसी। इन्होंने एक बिजनेस शुरू करा, मैसर्स एबीसी फर्नीचर हाउस। मान लो ये बिजनेस शुरू करा पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तीन लोग पार्टनर है, एबीसी। धंधा चल रहा है ठीक, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। बाबू जब सारे सप्लायर से ठीक ठाक संबंध बन गए, सारे कस्टमर ठीक ठाक बन गए, इन्हें क्या करा, चोरी छिपे एक फर्म खोलकर बैठ गया सोल प्रोप्राइटरशिप में, मैसर्स ए फर्नीचर हाउस। पार्टनरशिप फर्म में भी काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पकड़ रहा है और सप्लाई कर रहा है, हमारे वहां पर भी ठीक ठाक। बाबू अगर पार्टनरशिप को भनक लग गई और एक बी और सी ने इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया तो क्या होगा? और वो लॉ क्या कहता है? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म, अगर बिल्कुल सिमिलर बिजनेस कर रहे हो फर्म के जैसा, एंड अर्न्स प्रॉफिट देन ही मस्ट सरेंडर द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। सारा का सारा प्रॉफिट उसका हो जाएगा। लेकिन यहां पे लॉ ने एक बड़े काम की बात कहती, जो प्रॉफिट वर्ड है उसको स्ट्रिक्टली पढ़ना। वट इफ ए अर्न्स लॉसेस, तब क्या होगा जब ए लॉसेस अर्न कर ले? तो वो एबीसी को नहीं दे सकता, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं लेगी। लॉसेस आपके ही हैं, और अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया ये अलग धंधा करने से, तो सारा का सारा पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। देख लो लॉ की लैंग्वेज, लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अर्न्स प्रॉफिट। अगर लॉस कमाए तो वो पार्टनरशिप फर्म को नहीं देने, तो वो एक खाएगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाओ बात। सेकेंड पॉइंट, इफ अ पार्टनर uses firm's connection or property and earns profit then he must surrender the profit to the partnership firm। अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी या कनेक्शन का इस्तेमाल करा और कुछ प्रॉफिट बना लिया, तो आप तब भी वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को सरेंडर करोगे। मेरी तरफ देखना। मान लो इस बार ए ने ना अलग से बेटा कोई फर्म नहीं खोली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म में धंधा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एक कस्टमर आया ए के पास, ए के पास ही कॉल आई, सर मुझे ना 1,000 टेबल चाहिए और 10,000 चेयर चाहिए, हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है। ए को लालच आ गया, ये तो कॉल पे बात हो रही है, बी और सी को तो पता नहीं लगेगा। इसने क्या किया, फर्म का ही कनेक्शन यूज करा। फर्म का जो मेन सप्लायर है जिससे सामान खरीदते हैं, इसने उसको कहा कि मैं तुझे एक ऑर्डर दूंगा, बी और सी को नहीं पता लगना चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। इसने उससे सामान खरीदा और उस रिजॉर्ट के ऑनर को सप्लाई कर दिया। ठीक है बाबू, लॉ क्या कहता है? इफ अ पार्टनर यूजेस फर्म्स कनेक्शन और फर्म्स प्रॉपर्टी एंड अर्न प्रॉफिट देन ही मस्ट सरेंडर द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। इस पूरे के पूरे सप्लाईज में जो कुछ भी एक को प्रॉफिट हुआ होगा, ये सब का सब प्रॉफिट किसको सरेंडर करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को। व्हाट इफ लॉसेस कमाता? तो बाबू लॉसेस का कुछ नहीं होता, लॉसेस एक ही होते। प्रॉफिट हुआ है तो वो एबीसी को देना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
एक आखिरी बात बाबू कहता है अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड और रिटायर्ड एज पर पार्टनरशिप और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। काम की बात है बाबू। जब मैं परसों तरसों पार्टनरशिप डीड का डिस्कशन कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है। बहुत सारे प्रोविजन का डिस्कशन किया था मैंने। 11th में भी जिसने पढ़ा उसको याद होगा, बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। तो मैं एक प्रोविजन हमेशा बताया करता था कि बाबू पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारी बातें लिखी रहती है। लिखा रहता है ना, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, लिखा रहता है। मैंने परसों भी ये बात बोली थी और मैं 11th में भी बोल रहा था और मैं आज भी बोल रहा हूं। तो बाबू अगर किसी पार्टनर का एडमिशन देखना है कैसे होगा, पार्टनरशिप डीड उठाकर देख लो, उस रिटर्न एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं लिखा जरूर मिल जाएगा आपको एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसी होगी, वो पढ़कर देख लो बेटा, पार्टनरशिप डीड उसमें लिखा होगा। बट इफ की एडमिशन और रिटायरमेंट की बात ही नहीं लिखी गई तो क्या होगा? देखो, या तो एक पार्टनर एडमिट या रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, और अगर नहीं लिखा हुआ उसमें तो बेटा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी उस केस में आपको। कहने का मतलब क्या है बाबू, ए बी सी 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी ठीक ठाक। ए चाहता है कि मेरे सन को भी ना इसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना लिया जाए। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ए ने कहा जी मेरे बेटे को पार्टनर बना लो, ए ने एग्री कर दिया, बी ने एग्री कर दिया, सी ने मना कर दिया। क्या मेजॉरिटी रूल यहां चलेगा? लॉ क्या कहता है? सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। सी ने मना कर दिया तो एडमिशन नहीं हो सकता। क्लियर है बात? चाहे रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा तो उसके हिसाब से, नहीं लिखा तो सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए, ए टू जेड। क्लियर है बात? तीनों की तीनों बातें समझ में आ गई? चलो जी, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से पढ़ेंगे, मैं ही करा रहा हूं, सिर्फ आप सामने देखेंगे। कहता है P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000। P ने फर्म के 50,000 रुपए यूज करे और 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। Q and R wants the amount to be given to the firm। Q और R चाहते हैं कि ये पैसा फर्म को मिले, और मिलेगा। कितने रुपए मिलेंगे? पूरे 55,000। ये 50 तो थे ही फर्म के, ये तो दे रहे ही थे, और ये 5 का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट? कंसेप्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2। इफ अ पार्टनर यूजेस फर्म्स कनेक्शन और फर्म्स प्रॉपर्टी, यहां पर आपने फर्म की प्रॉपर्टी का यूज किया प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। क्लियर है बात? कभी किसी दिन जान जाओगे कंसेप्ट की अहमियत। मैंने इतनी मत्था पच्ची करके बनाया आप सोच ही नहीं सकते, पर इससे सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरी 12th। आगे बढ़ना। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000। He wants the firm to bear the loss। Q ने 10,000 रुपए फर्म के इस्तेमाल करे, 1,000 का लॉस हुआ। Q चाहता है फर्म ये लॉस बेयर करे। क्या होगा? लॉस नहीं बेयर करेगी फर्म, प्रॉफिट होता तो देते। हाँ, क्योंकि ये 10,000 फर्म के हैं, ये 10,000 तो तुझे वापस करने ही पड़ेंगे। लॉस नहीं लेगी वो, लॉस दे रहा है। आगे बढ़े, क्योंकि लॉ में लिखा है वर्ड, स्ट्रिक्टली लिखा है प्रॉफिट। आगे बढ़ो, ये बड़े काम की बात है, जो बता देगा वो मास्टर है। P and Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। P और Q चाहते हैं कि हम गुड्स खरीदे स्टार लिमिटेड से, R कह रहा है नहीं, नहीं खरीदना। खरीद पाएंगे क्या? नहीं। फटाफट बताओ। सबने मना करना शुरू कर दिया, भैया खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? बस एक रीजन बता दो। यहाँ एडमिशन रिटायरमेंट की बात चल रही है। एक और बात बोलूं, अगर ये लिखा होता P wants to purchase goods from Star Limited and Q and R does not agree, तब खरीद पाते कि नहीं? तब खरीद पाते कि नहीं, ये बता दो बस। है यार, सांप सूंघ गया तुम्हें तो। अब अभी तो क्वेश्चन पूछना शुरू करा, पहला क्वेश्चन पूछा अपना ओन। हाँ जी, ये लिखा होता P wants to purchase goods from Star Limited, Q and R does not agree। Q R मना कर रहे, नहीं खरीद सकते। P कह रहा नहीं मैं तो खरीद दूंगा। खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते, बस ये बता दो। अच्छा, कितने लोग कह रहे खरीद सकते हैं? हाथ ढंग से उठा लो बेटा, जैसे लड्डू मिलना है 15 अगस्त पे।
5 जने 6 आयुषी आडू। हाँ जी किधर, ये कह रही थोड़ा 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 खरीद सकते, थोड़ा थोड़ा नहीं। बाकी सब ये मान रहे हैं कि नहीं खरीद सकते, सर खरीद सकते हैं। अगर एक पार्टनर भी कह रहा है तो खरीद सकता है। क्यों, मैं लॉ याद करा देता हूं, तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद कर लो, परसों पढ़ाई थी। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक पर्सन सबके भी आप पर एक्ट कर देता है। वो सामान खरीद के आ गया, क्या कर लोगे तुम? पूरी पार्टनरशिप हमें बाइंडिंग है, वो तो एग्रीमेंट साइन करके आ गया, क्या कर लोगे तुम? बस ये बता दो। तुम लॉ बड़ी जल्दी भूल जाते हो, मैंने कहा याद करा दो पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अभी एक ही तो क्वेश्चन आया बाहर से बन के, तुम ऐसे साफ सो गया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ अभी तो, शुरुआत तो कर रहे हैं अभी, आगे बढ़ो। Q and R want to admit W as a partner. P does not agree. ये बता देना पक्का, ये भी मैंने लिखवाया। Q और R W को पार्टनर बनाना चाहते हैं, P ने मना कर दिया, नहीं बनाना। बना सकते हैं? नहीं, क्यों? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडमिशन और रिटायरमेंट में सबकी कंसेंट चाहिए बेटा, लॉ कहता है। ठीक है, लास्ट वन। R had given loan of 2 lakh to the firm and demands interest 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. पार्टनर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को, कहता है मुझे 10% ब्याज चाहिए, और पी और क्यू कहते हैं 1 रुपया भी नहीं देते। लॉ क्या कहता है, कितनी ब्याज देनी पड़ेगी? 6% पर एनम ब्याज देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया स्वाहा। सिर्फ होमवर्क आपके लिए क्या है, एक सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 और एक सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। पूरा का पूरा कंसेप्ट नंबर 2 लगेगा तीनों क्वेश्चन पे, कंसेप्ट नंबर 2 लगेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 2, 4 और 5। होमवर्क ना हुआ कल बहुत पिटाई होगी, कल मैं ये नहीं सुनूंगा बेटा, कल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मैं ये भी नहीं सुनूंगा कि मेरी प्रॉब्लम आई, मुझे पता है आएगी। मैं पूरी पीडीएफ दूंगा तेरे को, 15, 16, 17 भी तो करवाने तुझसे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।